नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री छैलबर जी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि महाराष्ट्र में नगरपालिका महानगर पालिका के चुनाव होके 1 साल हो चुका है और जनता का ये प्रश्न है कि चुनाव आखिर होंगे तो होंगे कब? क्या बोलेंगे इस बारे में? महाराष्ट्र सरकार ओबीसी मुद्दे को हथियार बनाकर चुनाव टालते जा रही है। जनता में त्राही हो गई है। पूरे महाराष्ट्र की जनता परेशान हो गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट नकार चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है पहले कि हम आरक्षण और नहीं दे सकते। आरक्षण बहुत दिया जा चुका है और आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन ये आरक्षण के मुद्दे को लटकाए हुए हैं। क्यों लटकाए हुए हैं? क्योंकि महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका, औरंगाबाद, नागपुर, जितनी भी महानगर पालिका है, ये दुधारू गाय होती है। इन नगर पालिकाओं को, महानगर पालिकाओं का जो बजट होता है एक छोटे राज्यों से ज़्यादा होता है। तो महाराष्ट्र में सरकार इनकी है, तो प्रशासक भी महानगर पालिकाओं में इनका है। सरकार का ही प्रतिनिधि होता है। अगर ये चुनाव कराएंगे तो इनको मालूम है जीतने वाले तो है ही नहीं। जैसे मान लो 25 नगर पालिका है, उसमें 10, 12, 15 तो ये हारेंगे, जीत नहीं सकते। इसलिए ओबीसी को मुद्दा बनाकर चुनाव को टालते जा रहे हैं ताकि 2024 अप्रैल में लोकसभा के चुनाव आएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ में ये लोग विधानसभा चुनाव भी कराने वाले हैं और उसी में नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव ये कर सकते हैं। ये जानते हैं कि हम तो चुनाव जीत नहीं सकते, मोदी जी के नाम पे हम नैया पार कर लेंगे। जैसे मैं बाज़ार में कई बार देखता हूँ, भीड़ भाड़ इलाके में देखता हूँ, गरीब लोग, ऐसा लोग कटोरा लेके घूमते हैं, दे दे बाबा, इसके नाम से दे दो बाबा, उसके नाम से दे दो बाबा। वैसे ही 2024 के चुनाव में ये लोग घूमेंगे, वोट रूपी भीख मांगेंगे, दे दो बाबा, मोदी के नाम पे दे दो बाबा, योगी के नाम पे दे दो बाबा। तो उस चुनाव में मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे नैया पार लगाने के लिए नगर पालिका महानगर पालिका का चुनाव टालते जा रहे हैं ताकि और टल जावे। ये जनता तो कुछ बोलती ही नहीं, विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है। पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र में त्राही मची हुई है। ये लोग चुनाव इनको जल्दी कराना चाहिए, नहीं तो इनकी जो स्थिति है बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि जनता समझ चुकी है कि चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं। सर, जैसे कि विदर्भ सम्राट ने आज जब सर्वे किया तो पार्किंग प्लाजा में इतना समझ में आया कि बाइक पार्किंग कम हो रही है और कार पार्किंग ज़्यादा हो रही है। टोटल बाइक कितनी पार्क होती है? 5 से 6 बाइक पार्क जी सर। और उसका चार्ज कितना लिया जाता है? 20 रुपये 20 रुपये जी सर। कोई 1 घंटे के नीचे रखता है? निःशुल्क है सर उसके लिए। 1 घंटे के नीचे निःशुल्क है जी, मतलब 1 घंटे के नीचे चार्ज निःशुल्क रहेगा सर। और उसके बाद रहेगा तो 20 रुपये चार्जेस लिया जाएगा। कार की संख्या कितनी है? लगभग 20 से 25 आती है सरकार एक दिन में। अब सर सीजन वाइज है, कभी 15 कभी 20। वो डेली हम तो बता नहीं सकते कितना आता है करके। तो कितना चार्ज लिया जाता है उनसे? सर उनके लिए भी 1 घंटा निःशुल्क है। 1 घंटे के बाद रखेंगे तो 50 रुपीज़ उनको भी चार्जेस लगा जाएगा। अच्छा, और रात में कोई चार्ज कार पार्क करता है तो उसके लिए कितना लगाया जाता है? सर वो 1 घंटा रखेंगे तो निःशुल्क ही रहेगा रात को भी, और उसके ऊपर लगेंगे तो 50 रुपये ही लगेंगे। और वो 6 घंटे के ऊपर 8 घंटे भी रखते हैं तो 50 रुपये ही लिया जाता है उनके लिए। नहीं, 1 घंटे का पार्किंग का निःशुल्क चार्ज है, फिर भी लोग पार्किंग नहीं कर रहे और शहर में यातायात की बड़ी दिक्कत हो रही है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? सर, शहर में यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्व आमदार, उस समय जो वर्तमान थे गोपाल दास जी अग्रवाल, उन्होंने सरकार से भारी भरकम पैसा लाके प्लाजा का निर्माण किया, पार्किंग प्लाजा का, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से चल सके। लेकिन क्या होता है, लोग प्लाजा में जाते ही नहीं, गाड़ी खड़ी नहीं करते। मैं देखा हूँ बाज़ार में जितनी भी दुकानें हैं, सैकड़ों दुकानें हैं, दुकान में कम से कम मालिक 2 मालिक होते हैं, 1-2 कर्मचारी होते हैं। सब अपनी अपनी मोटरसाइकिलें, स्कूटर दुकान के सामने रख देते हैं। यदि इस लाइन में दुकानें हैं, उस लाइन में दुकानें हैं, तो सब पूरा रोड भर जाता है दुकानों से। ग्राहक आता है, ग्राहक को खड़े रहने की जगह नहीं रहती, बड़े मुश्किल जगह मिलती है, इधर उधर ग्राहक खड़ी करता है। मैं नगर परिषद मुख्य अधिकारी से अपील करता हूँ कि जो दुकानदारों की जो गाड़ियाँ हैं, दुकानदार के कर्मचारियों की जो गाड़ियाँ हैं, वो अनिवार्य रूप से पार्किंग प्लाजा में खड़ी की जाए और उनसे दिन भर का शुल्क भी नहीं लिया जाए। जैसे कोई भी दुकान मान लो सुबह 9 बजे खुलती है, रात को 8-9 बजे बंद होती है, तो 12 घंटे उनकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी है, बिना शुल्क के वहाँ खड़ी की जाए और अनिवार्य रूप से खड़ी की जाए ताकि ग्राहक को, कस्टमर को आने जाने की तकलीफ नहीं हो।
सुचारू रूप से आ सके। आज बाज़ार में इतनी गर्दी है, लोग बाज़ार जाते नहीं माल खरीदने, ऑनलाइन खरीदते हैं, इसलिए कि चाली जगह ही नहीं बाज़ार में, तो उससे बाज़ार में दुकानदार को नुकसान होता है। अगर ग्राहक को बाज़ार खाली मिलेंगे, उनको मोटरसाइकिल स्कूटर खड़ी करने की जगह मिलेगी तो व्यापार ज़्यादा चलेगा। मैं दुकानदारों से अपील करता हूँ, अपनी गाड़ियाँ, अपने कर्मचारियों की गाड़ियाँ पार्किंग प्लाजा में खड़ी करे, और चीफ ऑफिसर निवेदन करता हूँ कि इसका काम, टोल प्लाजा का काम कमाई करना नहीं है, जनता को सहूलियत देना है, तो वो भी ध्यान देवे, जनता से पैसा नहीं लेवे, और जितना भी पैसा लेवे जितना उनके कर्मचारी की पगार निकल सके, बाकी फ्री रखा जाए उसको, ऐसी मैं अपील करता हूँ। यात्री को अगर गोंदिया से नागपुर जाना हो तो 2 से 7 बोगी में जनरल टिकट लेकर बैठने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन जैसे उनको लौटना हो नागपुर से गोंदिया तो 2 से 7 बोगी में उनको अनुमति नहीं मिल पाती। तो क्या बोलेंगे सर इस बारे में? महाराष्ट्र एक्सप्रेस का जो निर्माण हुआ, जो हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल जी ने चालू करवाया, गोंदिया नागपुर व्यापार की सहूलियत के हिसाब से चालू करवाया, और जो कर्मचारी लोग हैं जो गोंदिया, तुमसर, भंडारा, कामठी वहाँ से आते हैं या वहाँ से गोंदिया से वहाँ जाते हैं, उनके लिए चालू कराया। तो महाराष्ट्र में गोंदिया से अगर किसी को नागपुर जाना है महाराष्ट्र एक्सप्रेस में तो 2 से 7 तक जनरल टिकट लेके जा सकता है। जबकि गोंदिया से जो बैठते हैं लोग, उसमें मैं देखता हूँ आम गाँव के भी लोग आते हैं, बालाघाट के भी लोग आते हैं, गोरेगांव के भी लोग आते हैं, गोंदिया के आते हैं, सब तरफ के लोग आते हैं गोंदिया से नागपुर जाने के लिए, ये नागपुर, तुमसर, भंडारा जो भी जाने के लिए। लेकिन वापसी में अभी 4-5 दिन पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, वो नागपुर गया था, मीनू ठाकुर, उसका फ़ोन आया, शैल भाई तुम रेलवे कमेटी में हो, ऐसा ऐसा टीसी ने हमको चालान काट रहे हैं। तो मैंने बोला भाई रेल कमेटी हमारी ख़त्म हो चुकी 31 दिसंबर को, फिर भी मेरी बात कराओ टीटी से। टीटी बोले भैया गोंदिया से नागपुर फ्री है, लेकिन नागपुर से गोंदिया फ्री नहीं है। मैंने ऐसा क्यों, वहाँ से तो खाली आती गाड़ी। नहीं, बोले भैया जब केंद्र सरकार का नियम है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने गोंदिया में, मेरा मित्र चीनू अजमेरा ZRUCC का मेंबर है, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने DRM को फ़ोन किया, उनकी बात हुई, और उन्होंने बोला भैया केंद्र सरकार बोलेगी तो होगा। मैं तो केंद्र सरकार के जो मेन आदमी है नागपुर में बैठे हैं, नितिन गडकरी जी, मेरी बात वहाँ तक जाए, मैं उनसे अपील करता हूँ, ये कोई कायदा है क्या? नागपुर से खाली गाड़ी आती है तो उसमें आदमी नहीं बैठ सकते, गोंदिया से भर के जाती है तो उसमें बैठ सकते हैं, नागपुर से फ्री की जाए। और जो विदर्भ एक्सप्रेस है, विदर्भ यानी गोंदिया से चलती है, विदर्भ का आखिरी जिला है, तो यहाँ से फ्री किया जाए 2 से 7, और नागपुर से जो आते हैं विदर्भ में वो भी फ्री किया जाए, जनरल टिकट लेके यात्रा की जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। मैं बार बार अपील करता हूँ कि जितने भी बने DRM, DRUCC और क्या क्या दुनिया भर के अपना पेपर में एडवर्टाइज देते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ जाके? इतना तो काम करना चाहिए जनता के लिए। बड़े बड़े पेपर में आते हैं हम DRUCC मेंबर है, तो हम ये मेंबर है, तो हम वो मेंबर है। तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सिर्फ फोटो छपाना चाहते हो क्या? नाथियों को सुविधा दो, उसके लिए लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं उस लड़ाई में। सर एक जोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी में अटल जी और अडवाणी जी की, और आज जो जोड़ी है अमित शाह जी की और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की। सर दोनों में क्या फ़र्क लगता है आपको? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी सिद्धांतों की राजनीति की है, उन्होंने सिद्धांतों की चर्चा की राजनीति की है। मुझे याद है 1998 में 1 वोट से सरकार गिर गई उनकी, जबकि वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। 1 वोट क्या 100 वोट खरीद सकते थे, लेकिन सिद्धांतों के तहत उन्होंने 1 वोट नहीं खरीदा और अपने सरकार की बलि दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने क्या खेल खेला, गुवाहाटी में जो विधायक गए तुम्हारे निर्दलीय और शिवसेना के, जो गुवाहाटी जो गए, पूरे राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा चल रही थी कि 25 करोड़ में एक विधायक को खरीदने का सौदा हुआ है, ऐसी चर्चा चल रही थी जम के पूरे महाराष्ट्र में। मैं जहाँ भी जाता था वही बोलते थे 5 करोड़ रुपया बयाना हो गया है। जैसे प्रॉपर्टी का, ज़मीन का सौदा होता है ना, भैया इतना बयाना ले लो और 2 महीने में 3 महीने में रजिस्ट्री कर देंगे। वैसे इनका 5-5 करोड़ में इनका टोकन मनी दे दिया इनको, बाकी पैसा सरकार बनने के बाद देंगे 20-20 करोड़, और जो मंत्री बन जाएगा उसको कुछ नहीं देंगे, उसको हम लाइसेंस दे देंगे, तुम कमाओ खाओ ऐश करो। तो ऐसा सौदा हुआ बोलते हैं लोग। तो अटल जी और इनकी सरकार में बहुत फ़र्क है। एकनाथ जी शिंदे ने 25-25 करोड़ नहीं दे सकते, वो कहाँ से देंगे? कोई भी समझता है पैसा दिल्ली दरबार से आया होगा या कोई बड़े उद्योगपति ने दिया होगा। तो अभी तो इतनी बड़ी खरीदी हुई 25 करोड़ यानी 40 आमदार भी खरीदे होंगे इन्होंने, तो 1000 करोड़ हो गया। 1000 करोड़
न तो शिंदे दे सकते थे न फडणवीस दे सकते थे। ये पैसा या तो कोई बड़े उद्योगपति ने दिया होगा या भारत सरकार ने दिया होगा। ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है शिवसेना ने तो उसका जवाब जनता देगी। जनता पे छोड़ देना चाहिए, आमदारों को नहीं खरीदना चाहिए। ये सब राजनीति अटल जी और अडवाणी जी को पसंद नहीं आती थी। आज अटल जी होते तो क्या होता उनका हाल वो जाने। बाकी ये राजनीति स्वच्छ राजनीति, चरित्र की राजनीति नहीं है। जैसे कि राजनेता पैसों में बिक जाते हैं सर, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी भविष्य में जो दुश्मन जो हमारी देश है वो भी पैसों में हमारे नेताओं को खरीद ले और वो राष्ट्रद्रोही भी बन सकते हैं सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? अरे भैया, जितने लोग जो सबूत मांग रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, चीन की तारीफ करते हैं, वो देशद्रोही नहीं तो और क्या है? वो सब बिके हुए लोग हैं। चाहे पैसे से बिके हो चाहे और कोई कारण से बिके हो, जो देशद्रोह की बात करता है वो जरूर बिका हुआ है मेरी नज़रों में। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले न्यूज़ की अपडेट आपके मोबाइल पर मिलते रहे। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।